जय राम दोस्तों, आप सबको हमारा नमस्कार। मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। कृषि कानून बनाकर सरकार ने एक ऐसा दांव चला है, अगर किसान इन कानूनों को खुद में समाहित कर लेगा तो आज जैसे हालात हैं उससे कहीं ज्यादा बदतर हालात आने वाले समय में हो जाएंगे। इस बात को किसान समझ रहा है, इसलिए किसान सरकार के चौखट पर आकर खड़ा हो गया और संदेश साफ दिया है कि ये कानून हमें मंजूर नहीं है, इसे वापस लीजिए, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। फिर भी सरकार किसानों को समझाने में जुटी है कि इससे बढ़िया कानून इस देश के लिए आज तक किसी ने बनाकर नहीं दिए। ऐसे में सरकार कह रही है कि विश्वास करिए, इन कानूनों पर तकदीर बदल जाएगी। और किसान समझ रहा है कि इन कानूनों से हमारी तकदीर बदले ना बदले, लेकिन किसी और की तकदीर बदल जाएगी। आज देश में उस इकोनॉमी की तस्वीर साफ करेंगे जिस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है, जहां एफसीआई या तो दिवालिया हो जाएगी या फिर उसे प्राइवेट कंपनियों के हाथों सौदा कर सरकार अपने हाथ खींच लेगी। ऐसे में सवाल है कि जो कंपनी एमएसपी देने का काम करती है, अगर वो ही खत्म हो जाएगी तो फिर एमएसपी पर किसानों की फसल कौन खरीदेगा। सरकार बीमा योजना लेकर आई, लेकिन इससे किसानों को फायदा हो रहा है या फिर बीमा कंपनियों को? ये बात किसान भी समझ रहा है, सरकार भी समझ रही है और बीमा कंपनियां तो जानती ही हैं कि किसानों की वजह से उनकी कंपनियां मालामाल हो गईं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने छोटे और बड़े किसानों के बीच में दीवार खड़ी करने की पूरी कोशिश की है। सरकार को भरोसा है कि हर 4 महीने में 2000 रुपए पाने वाला किसान उनके साथ खड़ा है और किसानों पर खर्च होने वाले पैसे को सरकार लगातार प्रचारित करती है। किसानी से दूर उन लोगों तक संदेश दे रही है कि देखिए, सरकार किसानों के लिए कितना कर रही है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सरकार उद्योगपतियों के कर्ज माफी का प्रचार कर रही हो। लेकिन 18,000 करोड़ का आंकड़ा बताकर किसानों की हितैषी सरकार होने का पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करती है। इन 18,000 करोड़ के बड़े आंकड़े की तस्वीर बहुत छोटी है। वैसे समझिए, सरकार एक किसान परिवार को 2000 रुपए 4 महीने में देती है, जो करीब 16 रुपए प्रतिदिन का हिसाब बैठता है, जबकि सरकार आयुष्मान योजना में 5 लोगों को कवर करती है। ऐसे में अगर आयुष्मान योजना को आधार बनाकर 16 रुपए को उन लोगों के बीच बांट दें तो हर एक किसान परिवार में 5 सदस्यों के बीच 3 रुपए की मदद पहुंचती है। ये इस देश के किसान का सच है और सरकार के 18,000 करोड़ का हिसाब है। ये बात उन किसानों को भी समझनी होगी कि जब आप खेत में बोने के लिए बीज खरीदने जाते हैं तो उसकी भी तय कीमत देकर आते हैं, क्योंकि आप जिस कीमत पर अपना अनाज बेचते हैं उस कीमत पर आपको बीज नहीं मिलता है। उसकी कीमत आपसे खरीदे गए अनाज से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि बीज बेचने वाली कंपनियों को सरकार ने एमआरपी तय करने की छूट दी है, जो आपको अपने अनाज की कीमत तय करने की छूट नहीं है। मतलब यह है कि सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पर बाजार खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतों पर कोई छूट नहीं मिलेगी। वो चाहे खाद की जरूरत हो जो एमएसपी रेट पर मिलेगी, या फिर पेट्रोल या डीजल की खपत हो, वो भी तय रेट के हिसाब से ही किसान को मिलता है। लेकिन किसान को अपनी फसल की तय कीमत भी नहीं मिलती है। सरकार किसानों को भरोसा दिलाने में नाकाम है और सरकार के पीछे नहीं हटने से इस आशंका को और ज्यादा बल मिलने लगा है कि ऐसा क्या है जिस पर सरकार समझौता करने को तैयार नहीं है। इसीलिए किसान उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहता जिस दिशा में सरकार ले जाना चाहती है। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार खटखटा रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमने जिसे चुना है हमें उसी से अपने अधिकारों का समाधान चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि सरकार के आने के बाद एक कई बैंक डूब गए? उनमें से लक्ष्मी विलास बैंक और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के डूबने की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। फिर भी सरकार कह रही है कि एक देश एक बाजार से बात बन जाएगी, क्योंकि किसानों को छूट दे दी गई है कि वो जहां चाहे वहां फसल बेच सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो किसान अपनी तहसील तक जाने के लिए 1000 बार सोचता है, वो देश और दुनिया के बाजार में खुद को कैसे स्थापित कर पाएगा। वैसे सच यही है कि सरकार ने इकोनॉमी को बाजार आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मतलब बाजार जैसा चाहेगा उसी दिशा में सरकार कदम बढ़ाएगी। जबकि एक सच ये भी है कि सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था ताकि बैंकों में लूट खसोट को रोका जा सके। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रीय बैंकों को भी वो लोग चूना लगाकर फरार हो जाते हैं जिनको सरकार उद्योगपति बनाने में अहम भूमिका लोगों की जमा पूंजी के जरिए करती है।
इस दौर में सरकारी कंपनियों के प्रति सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। बीएसएनएल, एयर इंडिया इसका जीता जागता उदाहरण है। कई कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। जिन कंपनियों को बेचने की जरूरत है उनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जो कंपनियां मुनाफा कमा कर दे रही हैं उनके शेयर सरकार लगातार बेच रही है ताकि प्राइवेट प्लेयर को खड़ा किया जा सके। दरअसल किसानों के लिए एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाने का काम लाल बहादुर शास्त्री ने 14 जनवरी 1965 में किया था। इसे बनाने की जरूरत पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को क्यों पड़ी थी? क्या ये सच नहीं है कि भारत कभी भुखमरी का शिकार हुआ करता था, जिसको इस देश के किसानों ने ही अपने खाद्यान्न के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया है? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि अगर किसानों को भरोसा नहीं दिलाएंगे तो भुखमरी से ये देश कभी निजात नहीं पाएगा। इसलिए शास्त्री जी ने एफसीआई का गठन किया। देश के किसानों को भरोसा दिया कि आप अनाज उगाइए, सरकार खरीदेगी। इसके पीछे शास्त्री जी की मंशा यही थी कि एफसीआई में जमा अनाज आपात स्थितियों में काम आएगा या फिर मार्केट में महंगाई ज्यादा बढ़ने पर उसको कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। इसी अनाज को देश की सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों के बीच बांटने का काम करती है, जिसका दावा सरकार खुद करती है। ये कौन नहीं जानता है। 2019 में आई कैग रिपोर्ट बताती है कि खाद्य सब्सिडी के लिए जो बजट एफसीआई को देने के लिए निर्धारित किया गया वो पर्याप्त नहीं है। मतलब यह है कि सरकार एफसीआई को चलाने के लिए जो बजट निर्धारित करती है या कहें जिस बजट को सरकार को देना चाहिए वो नहीं मिलने की वजह से लगातार एफसीआई घाटे में जा रही है। इस डेटा को देखिए जिसमें 2011-12 से 2019-20 तक की तस्वीर खींची गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एफसीआई का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। नीली रंग की धारी जो दिखाई दे रही है वो साल दर साल सब्सिडी में कटौती को बता रही है। इसकी वजह से पीले रंग की जो धारी है उसका लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मतलब यह है कि 2015-16 में सरकार ने 1.12 लाख करोड़ रुपए एफसीआई को देने का काम किया, जो घटते घटते 2019-20 में 75,000 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे में एफसीआई का घाटा 2019-20 में 2,50,000 करोड़ तक जा पहुंचा। 2001 में एफसीआई 2,500 करोड़ की कंपनी थी, जो आज 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। लेकिन इस कंपनी को अब सरकार दिवालिया बनाने की तरफ ले जा रही है, क्योंकि सरकार बजट में जो पैसा देने को कहती है वो पैसा एफसीआई को नहीं मिल रहा है। सरकार ने 2019-20 में एफसीआई के लिए 1.51 लाख करोड़ देने की बात कहती है, जिसको बाद में बदलकर 75,000 करोड़ कर दिया गया। मतलब लगभग 50% की कटौती कर दी गई। ऐसे में एफसीआई को अपना खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज उठाना पड़ रहा है। 2014 से लेकर 2020 तक का आंकड़ा देखेंगे तो अलग अलग सोर्स से एफसीआई साल दर साल कर्ज उठाती जा रही है, जिसकी वजह से 2019-20 में एफसीआई के ऊपर कर्ज 3,27,865 करोड़ रुपए हो गया है। ये 31 मार्च 2020 तक का आंकड़ा है और ये बढ़कर 30 नवंबर 2020 तक 3,66,501 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो कि भारत की जीडीपी का करीब 1.5% है। मतलब ये कि एक ऐसा पब्लिक सेक्टर जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 करोड़ का है, उसके ऊपर लगभग 37 गुना कर्ज है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस एफसीआई के ऊपर किसानों के अनाज को एमएसपी रेट पर खरीदने और उसको गरीबों तक पहुंचाने या फिर कहें कि महंगाई को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो कंपनी दिवालिया होने की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार एफसीआई को पैसा नहीं दे रही है। ये तस्वीर 2014 के बाद से तेजी से बदली है। ऐसी स्थिति सरकार बना रही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि आने वाले समय में एफसीआई के दिवालिया होने की तस्वीर लोगों के सामने रखकर सरकार कहेगी कि एफसीआई अपना खर्च नहीं उठा पा रही है, इसलिए नीलाम करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। तब सरकार ये नहीं बताएगी कि सरकार ने ही एफसीआई को इस दिशा में ले जाने का काम किया है, ताकि साथ ही प्राइवेट पार्टीज को खड़ा किया जा सके। एक सच ये भी है कि सरकार एफसीआई को उतना ही पैसा दे रही है जिससे एफसीआई प्राइवेट पार्टीज को पैसा देकर अनाज का रख रखाव करा सके, क्योंकि एफसीआई के पास अनाज भंडारण के लिए गोदाम खरीद क्षमता के मुताबिक कम है।
गोदाम नहीं होने की वजह से एफसीआई को दूसरी कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस तस्वीर के जरिए आप बेहतर समझ पाएंगे, जिसमें 2010 से 2015 तक का आंकड़ा है। इस आंकड़े में दो लाइन दिख रही हैं, जिसमें भंडारण क्षमता से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा है और दूसरा जितना अनाज साल दर साल खरीदा गया वो आंकड़ा है। इसमें 2010 से अगर देखेंगे तो एफसीआई जिस औसत से खरीद को बढ़ा रही है उसके मुकाबले रख रखाव के लिए गोदाम का विस्तार नहीं कर पा रही है। ऐसे में अब प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि अनाज को संरक्षित किया जा सके। आपने कई बार सुना होगा कि एफसीआई द्वारा खरीदा गया अनाज खराब हो गया क्योंकि एफसीआई के पास रख रखाव के लिए गोदाम नहीं होते थे। ऐसे में अनाज कई बार बाहर पड़ा रहने की वजह से भीग जाता था, जिसको बाद में औने पौने दाम पर शराब बनाने के लिए बेचा जाता है। इस बात को समझना होगा कि पिछले 15 साल में तस्वीर किसानों की कैसे नहीं बदली है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल की तस्वीर देखेंगे तो 2000-2001 तक गेहूं के भाव 580 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करते थे। अटल सरकार के जाते जाते 2004-05 तक 630 रुपए तक गेहूं के दाम पहुंच गए। 2004-05 तक 630 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम पहुंचे। इन 5 सालों में सरकार ने गेहूं के दामों में सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ाया, मतलब हर साल 10 रुपए एमएसपी रेट अटल सरकार बढ़ाने का काम कर रही थी। इस कार्यकाल का एक सच ये भी है कि अटल सरकार ने अगर किसानों को ज्यादा दाम नहीं दिए तो किसानों की जरूरत से जुड़ी चीजों के दामों में भी बदलाव नहीं किए, वो चाहे खाद के दाम हो या फिर बीज के दाम हो या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी रही हो। लेकिन 2004-05 से 2013-14 तक 630 रुपए से बढ़कर 1350 तक एमएसपी हो गई। मतलब मनमोहन सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में 700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम बढ़ा दिए। वहीं 2014-15 में जब मोदी सरकार आई तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल दाम थे। इन 6 सालों में पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने करीब 500 रुपए का इजाफा कर दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में दामों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ तो किसान की जरूरतों पर उन्होंने बोझ नहीं पड़ने दिया। मनमोहन सरकार ने जिस तेजी से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ उसी हिसाब से करीब 20% महंगाई भी किसानों से जुड़ी चीजों पर बढ़ी। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तेजी से किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया उसी तेजी से किसानों की जरूरत से जुड़ी चीजों के दाम बढ़ा दिए। मतलब इस सरकार में करीब 60% का इजाफा उन चीजों में कर दिया जो किसान की जरूरत है, वो चाहे खाद, बीज, जुताई या फिर बुआई ही क्यों ना हो। हर चीज के दाम महंगाई के साथ बढ़ते चले गए। डीजल के दाम लगातार बढ़ते गए, वो भी तब जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम सबसे कम हैं। लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिला क्योंकि सरकार जनता को चूस रही है। मतलब सरकार इधर से अगर देने का काम कर रही है तो दूसरी तरफ से लेने का काम भी कर रही है। सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब एफसीआई ही दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है तो ऐसे में किस पर भरोसा करेंगे? क्या सिर्फ कागजों में एमएसपी रेट तय होंगे और प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी जैसे आज होता है? सरकारी मंडियों का सही ढांचा नहीं होने की वजह से छोटे और सीमांत किसान सरकारी कृषि केंद्र पर नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां लाइन लगती है। ऐसे में बाहर खड़े प्राइवेट प्लेयर अपनी मनमानी कर खरीद करते हैं और उससे कई गुना ज्यादा दाम पर बेचते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एयर इंडिया और बीएसएनएल को सही से संचालन नहीं होने की वजह से दोनों कंपनियां घाटे में चली गई। ये सरकार जानती भी है क्योंकि बीएसएनएल की 2014 की स्थिति काफी सही थी। अगर वो मुनाफे में नहीं थी तो वो घाटे में भी नहीं थी। लेकिन जियो के आने के बाद और सरकार के ढुलमुल रवैया अपनाने और 4G टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सरकारी कंपनियों को बिड में शामिल नहीं किया। इसी वजह से कंपनी बर्बादी की तरफ चल पड़ी। आज की स्थिति ये है कि जब जियो 5G की तरफ बढ़ रही है तब बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है और उसको सरकार बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।